नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ठीक है, यदि आप घर में रहते हैं तो घर आपका आवास है, अगर कोई झोपड़ी में रहता है तो झोपड़ी ही उसका आवास है, अगर कोई महल है तो महल ही आवास है, अगर कोई पेड़ के जंगल में रहता है तो उसका जंगल आवास है, अगर कोई नदी में रहता है, जल में रहता है तो उसका जल आवास है। इस तरह से सभी का आवास अलग अलग होता है, लेकिन जो जहाँ पर रहते हैं जीव जंतु उसके रहने का स्थान जो है उसका आवास कहलाता है। ठीक है, कोई भी जंतु, पक्षी, मानव, कीड़े मकोड़े जहाँ पर रहते हो, उनका निवास स्थान जहाँ भी हो, उसको ही जहाँ भी वास करते हो उनका ही नाम है आवास, उसको ही हम लोग आवास कहते हैं। ठीक है, आवास के प्रकार। आवास देखिए, आवास कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। आवास निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए आवास का प्रकार। आवास है, आवास के नीचे इस तरह से 2 चीज़ हमने बनाया है, 2 धारियाँ दी है। एक को कह रहे स्थलीय आवास और एक को कह रहे जलीय आवास। 2 भाग में बांटा गया है। स्थल पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उसको स्थलीय आवास कहते हैं, और जल में जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं उसको जलीय आवास कहते हैं। ठीक है, अब स्थलीय आवास में भी विभिन्न प्रकार के जगहों पर, स्थल में जैसे आपको स्थल पर जो है घास में बहुत रहते हैं, कोई पर्वत में रहते हैं, कोई मरुस्थल में रहते हैं, कोई वन में रहते हैं, तो ये सबका आवास अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखिए स्थलीय आवास के अंतर्गत आपको यहाँ पर घास स्थल आता है, पर्वतीय स्थल आता है, मरुस्थली आता है और वन स्थल आता है। ठीक है, इन सभी का हम लोग यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़, घास स्थल के अंतर्गत, और दूसरा है जलीय आवास। जलीय आवास में तालाब और झील में रहने वाले होते हैं, और दूसरा का है यहाँ समुद्र में रहने वाले। ठीक है, तो जलीय आवास में यहाँ पर आप लोग चलेंगे घास स्थल के रूप में क्या क्या प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घास स्थल जो है आप जा करके पढ़ सकते हैं। अगर JCERT किताब किन्हीं को देखने का इच्छा होगा तो क्लास 7 का एक्सरसाइज 6 जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव अभयारण्य से जा करके आप देख सकते हैं, ये आपको भूगोल में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जा करके आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हमने आपको यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, घास स्थल, जिन क्षेत्रों के पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। यानी जहाँ पर घास की बहुलता है और वह उस घास में ही जो जीव जंतु रहते हैं उसी को हम लोग घास स्थल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा जो है घास स्थल है। पृथ्वी की हमारी जितनी सतह होती है उसका 1/4 हिस्सा जो है घास से आच्छादित है, घास से भरा हुआ है, घास स्थल है। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते हैं वह उनका आवास होता है। इस प्रकार के क्षेत्र में जो भी जीव जंतु रहते हैं वही उनका आवास होता है। ठीक है, यानी घास में जो रह गए उनको घास स्थलीय आवास कहा जाएगा और उनका वही स्थान होगा। ठीक है, चलिए देखिए, घास स्थल भी 2 प्रकार में बटे हुए हैं। घास स्थल भी 2 प्रकार में बटे हुए हैं। एक को उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहते हैं और एक को शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहते हैं। देखिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, क्योंकि इसके नीचे आपको MCQ प्रश्न भी अभी इसके बाद थ्योरी क्लासेज के बाद आपकी
होगी। ठीक है, तो MCQ प्रश्न के लिए आप लास्ट में बने हुए रहिएगा। आपको यहाँ जितना चीज़ पढ़ाया जाएगा उसी का नीचे जो है MCQ प्रश्न दिया जाएगा, जिसको आप देखने के बाद आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे हम लोग यहाँ पर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो ये घास स्थल के प्रकार को आप देख लिए। तो उष्ण कटिबंधीय में कौन कौन जानवर रहते हैं? तो हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, और वृक्ष में किस प्रकार की? तो कांटेदार झाड़ियाँ होती है। ठीक है, और शीतोष्ण घास स्थल में किस प्रकार के रहते हैं? वन तो सील, वायरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय बर्फीली लोमड़ी, इस तरह के जीव पाए जाते हैं। और यहाँ पर काई और लाइकेन जैसी छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, काई और लाइकेन जैसी छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, यह घास स्थल। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे आता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हो गया, तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का जो है नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, वो आपको यहाँ नीचे मेंशन भी किया गया है, उसको देख लीजिएगा आप सभी को। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल को सवाना कहते हैं। ये प्रश्न इतना MBBI है कि अभी आपको ले चलेंगे तो आप देखिएगा हर बार किसी न किसी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल का नाम सवाना है, ब्राज़ील के घास स्थल का नाम कंपोस है, और वेनेजुएला के घास स्थल का नाम लानोस है। याद करना आपको बहुत भारी लग रहा होगा ना, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न तो रहेगा। अब रहेगा तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो याद करने के लिए देखिए नीचे आपको कुछ हम ट्रिक भी बना दिए हैं, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आपका यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, पूस ब्राकी बेलाबा, कौन बेलाबा? पूस ब्रांक के बेला में। पू से देखिए है पूर्वी अफ्रीका, और स से देखिए है सवाना, यानी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ब्राकंग, ब्रा से ब्राज़ील और क से कंपोस, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस कहते हैं। वेला में देखिए वे से वेनेजुएला और ला से लानोस, यानी वेनेजुएला के घास के स्थल को लानोस कहा जाता है। क्लियर? तो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को सवाना, ब्राकम में ब्रा से ब्राज़ील के घास स्थल को कंपोस, और वेला में वे से वेनेजुएला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। तीनों याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपको बता देते हैं एक प्रश्न आपका निकल के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा और यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये कौन सा था? पूस है, तो इस पूस महीना है तो इसको उष्ण याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय पूस है तो इसको क्या याद रखिएगा? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, अब देखिए उष्ण के बाद आपको क्या आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। इसका भी नाम विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसका भी नाम विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अर्जेंटीना के घास स्थल को पैम्पास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया के घास स्थल को स्टेप्स कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, परीक्षा में 1 नंबर इससे फिक्स आना है। अब देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। अपय अपय ऊपरे दबे, अपय ऊपरे दबे, मांस अंडा खाबे, मांस अंडा खाबे। ठीक है, ये किसका है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। वो उष्ण था, ये शीतोष्ण। अ से देखिए यहाँ पर अर्जेंटीना है, अ से अर्जेंटीना, और पै से पंपास, पैम्पास, तो अर्जेंटीना के घास मैदान को पैम्पास कहते हैं। ऊ से देखिए उत्तरी अमेरिका, और प्रे से देखिए प्रेयरी, तो उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। द से है देखिए दक्षिण अफ्रीका, और वे से कहते हैं वेल्ड, यानी दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मांस यानी मध्य एशिया के घास के मैदान को स्टेप्स कहते हैं, और अंडा, ठीक है, तो अंडा अ से है ऑस्ट्रेलिया, और उसके घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं।
ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय का ट्रिक था, इसको आप लोग सभी को लिख लीजिएगा और ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके हर एग्जाम में घास स्थल से, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये कहाँ से आपके घास स्थल से प्रश्न है, वो वहाँ से एक एग्जाम में आपके निकल के आते हैं। ठीक है, तो सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, किसी भी जीव का निवास या वास स्थल को कहा जाता है? आवास, पर्यावरण, वायुमंडल या कोई नहीं। ये देखिए सीजी टेट 2016 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो किसी भी जीव का निवास या वास स्थल को हम लोग आवास कहते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला, ब्राज़ील या कोई नहीं। तो उष्ण के लिए आपको हम क्या बताएं, तभी याद आ रहा होगा, पूस, व्राकम, बेला बताया था भी इसके पहले थ्योरी क्लास में। पूस से पूर्वी अफ्रीका दिया हुआ है, ब्रा से ब्राज़ील दिया हुआ है और वे से वेनेजुएला दिया हुआ है। ये तीनों यहाँ पर पूस मने उष्ण हम आपको बताए थे, तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का नाम है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये राजस्थान टेट 2019 का प्रश्न है। ठीक है, ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय में अभी आपको ट्रिक बताया था हम, अपय, उपरय, दबे। अ से अर्जेंटीना है, ऊ से उत्तरी अमेरिका है और द से दक्षिण अफ्रीका भी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। उस ट्रिक को लिख लीजिएगा। जो थ्योरी क्लास नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा, थ्योरी क्लास जरूर कर लीजिएगा। नहीं कर पाए तो नोट्स ज़रूर लेके पढ़ लीजिएगा। और आपको तो हम बता देते हैं कि ईवीएस जैसा यहाँ आपको जितना हम लिख के दे रहे हैं, ऐसा नोट्स आपको बहुत कम ही मेहनत करके मिल पाएगा किताब से। तो इसलिए आप देखिए अपना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। जो भी शिक्षक देख रहे हो आप यहाँ से ईवीएस के लिए तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 30 में आपको अगर 20-22 नंबर भी आ जाता है तो समझिए कि आपका जेटेट यहाँ से कंफर्म हो गया, निकल गया। ठीक है, ऐसे तो हम आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स बना दिए, सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जो भी मिले आप यहाँ से ईवीएस भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, हिंदी, सब कुछ एकदम सरल भाषा में आपको करा दिए हैं और 500 रुपये में तो सब क्लास ही आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए। हैंड रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन सभी किताब पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे, PDF आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? कंपोस, डाउन्स, पैम्पास, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो पू है, तो पू से हम लोग याद किए थे पूस, ब्राकम, वेला, यानी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। इसमें सवाना कहीं भी ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए, इसलिए इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, सवाना होना चाहिए था। ब्राज़ील के एक घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील के घास के मैदान को तीनों याद रखिएगा, पूस, ब्राकम, वेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस और वेला, वेनेजुएला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? कंपोस कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है लानोज, वेल्ड, कंपोस या कोई नहीं। ठीक है, अभी क्या था प्रश्न, ट्रिक क्या था, अभी आप लोग देखे होंगे, पूस, वराकम, बेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना और ब्राकम, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस और वेला, वे का मतलब वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज। ठीक है, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला, सवाना घास स्थल किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोई नहीं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? डाउन्स कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। और पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं?
सवाना कहते हैं। ठीक है, तो सवाना घास स्थल कहाँ का है? तो पूर्वी अफ्रीका का है। राइट आंसर पूर्वी अफ्रीका यानी ये होगा। कहाँ पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का ये हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अर्जेंटीना के घास स्थल को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अर्जेंटीना के घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, सवाना, पैम्पास या विल्ड। ठीक है, हमने अभी बताया था ट्रिक, अपे ऊपरे दवे, अपे ऊपरे दवे। तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के स्थल को पैम्पास कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। और ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। तो देखिए नीचे एक प्रश्न हो रहा है 9 नंबर कि उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसी ट्रिक से हो गया, ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका, प्रे मतलब प्रेयरी, तो उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न है और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड, प्रेयरी, सवाना या डाउन्स। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है? तो आपको याद होगा दबे, द से दक्षिण अफ्रीका और वे से वेल्ड। तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड, डाउन्स, सवाना या प्रेयरी। ये यूपी टेट 2014 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे अपे ऊपरे दवे मांस अंडा खावे। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डा से डाउन्स कहते हैं। ये डाउन्स आ गया। सीजी टेट, यूपी टेट 2014। देखिए आप जैसे भी याद कर सके ये घास स्थल का नाम याद कर लीजिएगा। ऐसे हमने अपने स्तर से आपको बहुत अधिक इसमें ट्रिक बनाया जो हमें लगा। आप अपने इच्छा से और भी कैसे याद कीजिएगा वो आप और भी सरल उपाय ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इससे भी सरल उपाय मिले तो आप हमें ज़रूर नोट्स को शेयर कीजिएगा कि सर इस तरह से भी हो सकता है, जो आगे विद्यार्थी के लिए हम बना सकें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा घास स्थल से भरा हुआ है? 2/3, 3/4, 1/4, 5/4। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा जो है आपको घास स्थल से भरा हुआ है। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2014 का प्रश्न होगा। देखिए आपको हम बता देते हैं, आपको तो यहाँ पर हम पूरा नोट्स पीडीएफ दे ही रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक भी ईवीएस का करवाने वाले हैं। आपको सारे राज्यों का क्वेश्चन बैंक भी आपको हम करवा देंगे। आप देख लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न अन्य राज्यों में पूछे गए हैं। और यहाँ पर जेटेट का जो है 2013 और 2016 का क्वेश्चन बैंक हम आपको करवा दिए हैं ईवीएस का, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है सवाना घास स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सवाना बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आया है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा और बिहार टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पूछा है। ठीक है, सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील या वेनेजुएला। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे, आपको हमने एक ट्रिक दिया था पूस वराकम बेला, ये 3 को क्या मिला है ना, तो ये पूस से पूर्वी अफ्रीका होता है और उसके घास के मैदान को सवाना कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पूर्वी अमेरिका होगा कि पूर्वी अफ्रीका होगा, ब्राज़ील के वेनेजुएला। तो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को हम लोग सवाना कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? यूपी टेट 2012 में और उत्तराखंड टेट 2014 में। अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या कोई नहीं। ठीक है, तो दक्षिण दबे याद होगा, आपको एक ट्रिक दिए थे दबे, यानी दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को वेल्ड कहते हैं। तो वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ट्रिक को याद रखिएगा। लानोस घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं?
लानोस घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद है ना, पूस ब्राक के बेला बा, पूस ब्राकम वेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, ब्रा से ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस, और वेला, वेला में वे को कहते हैं वेनेजुला और ला से कहते हैं लानोस, यानी वेनेजुला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। ठीक है, तो लानोस किसका है? वेनेजुला का है। राइट आंसर इसका सी है। ये राजस्थान, जिसको रीट 2019 में और यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है। आवास, पर्वतीय आवास का मतलब है कि वैसे जीव जंतु जिसका आवास पर्वत होता है, पर्वत में ही वे जीव जंतु रहना चाहते हैं, उनका आवास को हम लोग पर्वतीय आवास कहते हैं। ये पर्वतीय आवास में क्या क्या गुण है उसको आप देख लीजिएगा। पर्वतीय आवास के क्षेत्र जो होते हैं बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवाएं चलती है। ठीक है, पर्वतीय आवास में जो भी होते हैं वो क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं और वहाँ पर हवाएं जो है बहुत ही तेज़ चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है, पर्वतीय आवास के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। देखिए, पर्वतीय आवास के वृक्ष जो है वो अनुकूलित होते हैं, तो वो किस आकार के होते हैं? शंकु के आकार के होते हैं। इस आकार के यहाँ पर पेड़ होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब भी वर्षा ज़्यादा हो तो भी ये इस तरह से पानी गिर जाएगी, या ओला पड़े तो भी ये ओला नीचे, पेड़ का कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए पर्वतीय आवास के वृक्ष किस आकार के होते हैं? शंकु के आकार का होते हैं। उनकी शाखाएं देखिए ये तिरछी होती है। ठीक है, तिरछी होती है पूरे सीधे इस तरह से, जैसे हम लोग के यहाँ एरिया में इस तरह का रहेगा तो इस पर क्या होगा? बर्फ जम जाएंगे। बर्फ जमेंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधा का नुकसान हो जाएगा। तो पर्वतीय आवास के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती है। अगला है, पर्वतीय स्थल पर रहने वाले जीवों की त्वचा मोटी होती है। जो पर्वत पर रहते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठंड से उनको बचना पड़ता है। ठंड से बचने के लिए त्वचा मोटी होनी चाहिए, जो इनको ठंड से बचाव करती है। इन जीवों के खुर मजबूत और बड़े होते हैं। इसमें जो जीव रहते हैं उनके खुर बड़े मजबूत होते हैं, जो ढालों पर दौड़ने में मदद करती है। तो पर्वतीय स्थल पर जो रहने वाले जीव हैं उसकी अनुकूलता के अनुसार उनका शरीर यहाँ पर दिया हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक या हिमाद्री कहा जाता है। जैसे जो हिमालय है उसका उत्तरी भाग में जाइएगा, उत्तरी भाग में जो इसकी श्रृंखला है उसको महान हिमालय, आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री, ये तीनों के नाम से जाना जाता है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट यह नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अभी कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो 8,848 से बढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में अभी 8,848 से बढ़ करके आपको 8,852, 56 देखने को मिल सकता है। ऐसे जो ऑथेंटिक है 8,848 मीटर माना जाता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर 8,848 अगर नहीं ऑप्शन होगा तो उससे ऊपर देखिएगा 49 है तो 49, 50 तो 50 ऊपर वाले को, ज़्यादा नहीं 55 तक वाले को यहाँ पर टिकिंग कीजिएगा। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन रहेगा, बाकी इससे नीचे रहेगा, इससे नीचे वाले को नहीं लेना है। ठीक है, 8,848 से नीचे वाले को ऑप्शन में नहीं लेना है। ये प्रश्न बहुत ही MBBI है। लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हर राज्य में लगभग पूछा गया है। ठीक है, आपका भी हो सके कि यहाँ से परीक्षा में आ जाए। अगला है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची जो यहाँ ऊंचा पर्वत शिखर जो हुआ वो हुआ माउंट एवरेस्ट। वो कौन हुआ? माउंट एवरेस्ट। लेकिन वो कहाँ है? वो नेपाल में है, भारत में नहीं पड़ता है, वो नेपाल में है। तो अब रही बात कि हिमालय का भारत में भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होगा, तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत में है वो है आपका कंचनजंगा है। ठीक है, कितना है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कितना है? 8,598 मीटर है। अगला नोट्स है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपका झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2009 में हुई थी। ठीक है, ये परीक्षा को रिजेक्ट कर दिया गया था, इसमें ये प्रश्न आया हुआ था। तो 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को
द्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। तीन और तो देखिए कभी कभी आपको याद करने का कुछ तरीका हम लोग यहाँ पर देते हैं। कहते हैं ना प्राय, क्या कहते हैं, प्राय 3 आदमी को एक साथ घर से नहीं निकलना चाहिए। कहते हैं प्राय 3 आदमी को एक साथ घर से नहीं निकलना चाहिए। तो वही याद रखिएगा, 3 ओर से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा तो उसको प्रायद्वीप कहिएगा। और 4 आदमी को घर से निकलना चाहिए तो 4 ओर से जो रहेगा तो उसको द्वीप कहिएगा। ठीक है, 3 ओर से तो प्राय 3 आदमी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए तो प्रायद्वीप हो गया, और 4 ओर से घिरा रहेगा तो द्वीप कहिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, भारत में 2 द्वीप समूह स्थित है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। चलिए अब देखिएगा, वो तो थ्योरेटिकल से जितने भी प्रश्न बने उसको वहाँ पर बनाया गया था, नोट्स को आपको दे दिया गया क्योंकि वो सब भी आता है परीक्षा में। अब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन प्रश्न यहाँ से पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आया हुआ था। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये देखिए यूपी टेट 2014 का प्रश्न है और उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक है, हिमालय है, रॉकी है, गॉडविन अस्टीन है या काराकोरम है। ठीक है, तो संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में किसका नाम जाता है, तो आप जानते हैं हिमालय का नाम जाता है। ठीक है, हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। तीनों को तुम याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से छप रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में या सभी में। ठीक है, ये सीजी टेट 2018, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014, यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है, यानी नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,206 मीटर, 8,848 मीटर, 8,512 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सीजी टेट 2014, एमपी टेट 2017 और यू टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा 8,848 मीटर। अभी हम देखिए इसका कहीं कहीं पर अभी जो ऑप्शन आ रहा है वो बता रहा है कि 48 से बढ़ के कहीं 50 कहीं 52 इस तरह से दे रहा है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, 8,848 से नीचे वाला को नहीं मानना है, लेकिन अगर 8,848 का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और वहाँ पर 8,852 दे रहा है तो आप 52 वाले को टिकिंग करिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या धौलागिरी। ठीक है, तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ठीक है, और ये बिहार टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,848, 8,598, 8,312 या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये यूपी टेट 2019 यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है आपको 8,598 मीटर है। ठीक है, 8,598 मीटर है। नेक्स्ट है, 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी, कोई नहीं। देखिए ये 2008 का परीक्षा जेटेट के नाम से ही जाना जा रहा था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था, वो शिक्षक परीक्षा भर्ती हो गया, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसमें प्राय लगता है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को आप द्वीप में लीजिएगा, लेकिन 3 ओर से घिरा है तो उसको प्रायद्वीप कहिएगा, और 4 ओर से घिरा होगा तो द्वीप कहिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, तो 3 ओर से जो समुद्र से घिरा है वो प्रायद्वीप है, और 4 ओर से घिरा है उसको द्वीप कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, 4 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, 4 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी,
या कोई नहीं। ठीक है, तो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप हम लोग कहते हैं। ठीक है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र आपका द्वीप है, याद रख लेना है। देखिए अभी जो हम लोग फिर अभी यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे 24 से आगे, वो आपको देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का ही ये टॉपिक यहाँ से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। ये आपको क्लास 7 एक्सरसाइज 10 विज्ञान 1 हमारी जीवन रेखा से लिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा करके इस चैप्टर को देख सकते हैं, जिनके पास JCERT किताब है, और नहीं है तो देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एक भी प्रश्न बाहर का नहीं जाते हैं, गूगल वूगल से नहीं लेते हैं, सिर्फ आपको JCERT किताब से लेकर के बनाए हुए हैं, और लगभग यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप सभी जुड़िएगा। अगर केवल पर्यावरण अध्ययन का केवल चाहिए तो 150 रुपये, और पूरे 1 से 5 की तैयारी चाहिए तो 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको सारा क्लास का PDF वीडियो क्लासेस सारा कुछ मुहैया कराया जा रहा है। तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। JCERT जैक की किताब का हैंड रिटन नोट्स पढ़ने के लिए, और साथ में क्लास भी रहेगा। ठीक है, चलिए। प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया था। 10 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, दोनों चीज़ पूछता है। वन दिवस ना, तो 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को वन दिवस। ठीक है, 21 मार्च को वन दिवस। उसके बाद देखिएगा 22 मार्च, 22 मार्च। ठीक है, इस डेट को भी याद रख लीजिएगा। और एक होता है पृथ्वी दिवस, यहाँ से भी प्रश्न होता है। एक होता है जल दिवस। तीनों दिवस को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों दिवस से प्रश्न आता है। 21 हो गया, 22 मार्च हो गया, एक 22 अप्रैल हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 23,200 किलोमीटर, 23,605 वर्ग किलोमीटर, 22,605 वर्ग किलोमीटर, 23,804 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैला हुआ है आपको बताना है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैला हुआ है? तो ये आपका जो है देखिए यहाँ पर 23,605 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। 23,605। PGT एग्जाम 2022, झारखंड दरोगा 2017 ये प्रश्न पूछा गया था। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? JTET का भी प्रश्न है और UP टेट का भी प्रश्न है। 29%, 25%, 22%, 24%। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य में जो वन है वो आपको 29% भाग पर वन फैला हुआ है। झारखंड राज्य में वन कितने प्रतिशत भाग पर है? 29% भाग पर वन फैला हुआ है। पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? पेड़ पौधे जो है या जिसको वन कहे, किसका संतुलन करते हैं? हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, A और B दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वो दोनों का ही संतुलन करते हैं। दोनों संतुलन रहने से ही पर्यावरण में संतुलन बना हुआ रहता है ना, तो वो दोनों का संतुलन करते हैं, यानी ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, यानी राइट आंसर A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आगे जो है क्लास 7 एक्सरसाइज 10 विज्ञान का ये प्रश्न है। क्लास 7 एक्सरसाइज 10 विज्ञान जा करके आप देख सकते हैं। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? उत्तराखंड टेट 2016, UP टेट 2019 और MP टेट 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वायु को, जल को, वन को या भूमि को? ठीक है, तो प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है। वन को कहा जाता है क्योंकि वन ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बीच क्या करते हैं? संतुलन बनाए हुए रखते हैं, जो कि मानव या जीव जंतु दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है श्वास लेने के लिए। इसलिए इसको प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं। वृक्ष जल को कैसे अवशोषित करते हैं? ये MP टेट 2014, उत्तराखंड टेट 2018 और CG टेट 2020 का प्रश्न है। ठीक है, वृक्ष जल को कैसे अवशोषित करते हैं? पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो वृक्ष जो जल का अवशोषण करते हैं वो आपका जड़ के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, कोई नहीं। ठीक है, देखिए
ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, विश्व उष्णन, समझिए ये है क्या चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होता क्या है देखिए कि जब वायुमंडल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण वहाँ पर जो होता है क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और शहरों में पेड़ पौधा नहीं होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होगा नहीं। तो इस तरह से जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और इसी तापमान को बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है या विश्व उष्णन कहलाता है। बहुत तरह से प्रश्न पूछता है, इसीलिए आपको यहाँ जान जाना जरूरी है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या होता है, अचानक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है जिसके कारण वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या उसी को विश्व उष्णन कहते हैं। ये झारखंड टेट और एमपी टेट दोनों का प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड? ठीक है, ये चिपको आंदोलन क्या है, उत्तराखंड है। क्यों चलाया गया था? तो ये पेड़ पौधा को बचाने के दृष्टि से चलाया गया था, क्योंकि वहाँ के जो चंदन के पेड़ थे उसको बाहर के तस्कर लोग क्या करते थे, लोग वहाँ से काट काट के बेच देते थे। इसके लिए ये जो पेड़ थे उत्तराखंड के जंगलों का, वो क्या था, वहाँ के लोगों को जीविका का मुख्य साधन था। और इसके लिए यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा की तरफ से ये कहा गया कि आपको जो है पेड़ से चिपक जाना है। क्या करना है, पेड़ से चिपक जाना है। अगर कटे तो हमारी मुड़ी कटे या धड़ कटे या सर कटे या जो भी हो, इसके लिए इस आंदोलन का नाम जो है चिपको आंदोलन दिया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2016 और यूपी टेट 2012 का प्रश्न पूछा गया है। एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? बिहार टेट 2011 प्रश्न है। उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक? ठीक है, एपिको आंदोलन जो है आपको कर्नाटक में चलाया गया था। झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है? झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है? झारखंड अनुसेवक और माध्यमिक शिक्षक परीक्षा दोनों में पूछे गए थे। पर्णपाती वन, आर्द्र पर्जन्य वन, शुष्क पर्जन्य वन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो झारखंड में वन पाए जाते हैं वो शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के पेड़ जो होते हैं किसी विशेष ऋतु में झड़ जाते हैं, पूरे नंगा हो जाते हैं पेड़ यहाँ के। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद इसमें पत्तियाँ हरी हरी आती है, तो ये शुष्क वन कहलाते हैं। इसलिए झारखंड में जो वन पाए जाते हैं वो आपको शुष्क पतझड़ वन कहिएगा, ये शुष्क होते हैं यहाँ की जगह। ठीक है, वन के संबंध में क्या सही है, आपको बताना है कि वन के संबंध में इसमें क्या सही बात बोला गया है। वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, वन पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, वन भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं। राइट आंसर सभी। सीजी टेट 2014 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न। ठीक है, तो वन मृदा अपरदन से बचाते हैं। मृदा अपरदन के मतलब कि जैसे देखिएगा बरसात के दिनों में जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो आप मिट्टी देखिएगा, यहाँ बहुत अधिक मिट्टी है तो ये बह करके यहाँ का सारा मिट्टी यहाँ पर गड्ढा बना देता है और यहाँ मिट्टी यहाँ आके कर देता है। तो ये मृदा का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना ढो करके, वही मृदा अपरदन कहलाता है। लेकिन जहाँ वन रहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पानी की धार ज़्यादा तेज नहीं होती है। ज़्यादा धार तेज होने के कारण ही मिट्टी का कटाव हो पाता है। तो वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण संतुलन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वन रहेंगे तो बना हुआ रहेगा। भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं, जहाँ की जड़ें होती है जड़ पानी को सोखते रहते हैं, इसलिए वहाँ क्या करते हैं, वन जो होते हैं पानी को बहने नहीं देते हैं, जिससे कारण वहाँ का जल स्तर जो है बढ़ा हुआ रहता है। यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी होगा। ठीक है, प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, इसमें से बताना है आपको। वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण, बढ़ती वन की संख्या। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रदूषण। आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016, सीजी टेट 2014, एमपी टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो वन प्रदूषण का मुख्य कारण, तो यहाँ पर पहला आप देखिएगा तो वन की कटाई जितना ही होगा प्रदूषण उतना ही होगा। ठीक है, वर्षा की अधिकता का प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। वनों का संरक्षण का प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। वन का जितना ही संरक्षण होगा, वन का जितना ही बचाव होगा, वो प्रदूषण उतना ही कम होगा। ठीक है,
ये प्रदूषण का कारण नहीं है। बढ़ती वन की संख्या, अगर वन बढ़ेंगे तो प्रदूषण और कम होगा, ये वो प्रदूषण का कारण नहीं है। तो प्रदूषण का मुख्य कारण हो गया वनों की कटाई। ठीक, ये आवास कहते किससे हैं? तो मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु एवं कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों को उनका मरुस्थलीय आवास कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो मरुस्थल में ही रहना पसंद करते हैं, मरुस्थल में ही उनका जीवन यापन होता है। तो जो मरुस्थल में रहते हैं तो उनके आवास को मरुस्थलीय आवास कहेंगे। जो जल में रहेंगे उनके आवास को जलीय आवास कहेंगे। जो पर्वत में रहते हैं उनके आवास को पर्वतीय आवास कहेंगे। तो मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु को मरुस्थलीय आवास कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले मुख्य जीव होते कौन कौन है। ठीक है, मरुस्थल में मुख्य रूप से ऊँट, सियार, लोमड़ी होते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से ऊँट के बारे में आपको जानना है। यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आता है। ठीक है, चलिए तो मरुस्थलीय का मुख्य जीव हो गया ऊँट। क्लियर। और देखिए मरुस्थलीय के मुख्य पौधे, यानी मरुस्थल में पौधे भी तो होते हैं ना, उसमें कौन पौधे आते हैं? कैक्टस, खजूर, नागफनी या एकेसिया। ठीक है, तो देखिए कैक्टस, खजूर, नागफनी, एकेसिया, ये सभी क्या है? कांटेदार पौधे हैं। यानी मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे होते हैं? कांटेदार मोटे पत्ते होते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल का मुख्य पौधा, प्रश्न आता है कि मरुस्थल में किस तरह के पौधे होते हैं, मरुस्थल का मुख्य जीव कौन है? क्लियर। चलिए अब देखिएगा, मरुस्थल का आवास के अंतर्गत आप लोगों को ऊँट के बारे में पढ़ना है। तो ऊँट की विशेषता को आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि ऊँट की विशेषता से एक प्रश्न आपका निकल के हर बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ऊँट की विशेषता आप देख लीजिएगा। ऐसे आप यह जा करके देख सकते हैं, क्लास 6 में आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास 6 का विज्ञान जाके देखिएगा एक्सरसाइज 5 में, तो उसमें ऊँट के बारे में आपको दिया हुआ मिलेगा, जल के बारे में आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, JCERT किताब का ये बना हुआ पूरा नोट्स है। ठीक है, अब देखिएगा मरुस्थल का आवास ऊँट की विशेषता क्या क्या होती है। तो ऊँट का पहला विशेषता है कि रेत पर, रेत मतलब बालू, बालू पर चलने के लिए ऊँट का पैर लंबा और गदेदार होता है। ठीक है, ऊँट का पैर कितना होता है? तो आप देखते हैं लंबा होता है और नीचे क्या होता है? गदेदार होता है। ठीक है, लंबा होने से क्या होता है कि जैसे ये रेत का गर्मी यहाँ तक आ रहा हो, यहाँ तक इसका गर्मी आ रहा है, तो यहाँ पैर है, तो अभी गर्मी यहाँ नहीं पहुँच पाया, शरीर तक नहीं पहुँच पा रहा है, ये पैर तक, तो इसीलिए, और ये गदेदार इसलिए होता है कि ये जलता नहीं है। ठीक है, तो ऊँट पर चलने के लिए अनुकूलन बनाया गया है। मरुस्थल पर चलने के लिए ऊँट में जो अनुकूलन है वो पहला है कि इसका पैर लंबा और गदेदार होता है, जिससे कि ऊँट को यहाँ पर क्या होता है? रेत की गर्मी उनका शरीर को कम प्रभावित कर पाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है। भोजन नहीं मिलने पर ऊँट उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ऊँट जो है रेत में चलते हैं, रेत में कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबे दूरी तक भोजन कई दिनों तक नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए ऊँट आकर रेत में चल सके, इसके लिए उसमें एक अनुकूलन होता है कि उसके पीठ पर देखते हैं इस तरह का ये कुबड़ होता है। कुबड़ में क्या होता है? वसा संचित होता है। ये क्या होता है, जैसे बहुत दिन अगर रेत पर चलना पड़े और भोजन नहीं मिले, तो इस वसा का उपयोग वह अपने भोजन के रूप में कर पाते हैं, जिससे कि वह कई दिनों तक जीवित रह जाते हैं। ठीक है, तो ऊँट के पीठ पर कुबड़ होते हैं, जिसका कुबड़ होते हैं और उसमें वसा होता है, और भोजन नहीं मिले पर वे उसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, ऊँट बिना भोजन और पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। देखिए यही प्रश्न अभी आकलन परीक्षा में जैक ने पूछा था, और ये जो है नोट्स बना हुआ था यहाँ से, जो कि आप देखे होंगे जो आकलन परीक्षा में जुड़े थे, तो आपको यहाँ से एक प्रश्न भिड़ गया था। ठीक है, तो ऊँट बिना भोजन और पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये सारा नोट्स जो है आपको JCERT किताब का है। अगर मान लीजिए कि आपका जैक परीक्षा लिया और ये 10 से 12 दिन लिखा हुआ है, अगर इसको उसने गलत किया है तो आपको किताब का कटिंग हमारे पास से मिल जाएगा, उसको आप दे करके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैक का जो ऑथेंटिक चीज़ है हम देखिए वही चीज़ केवल लिख रहे हैं, जिससे कि आपको जरूरत पड़ने पर हम आपको दे भी देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जल की बचत के लिए ऊँट मूत्र का त्याग बहुत कम करता है या सूखे मल का त्याग करता है, इसको पसीना नहीं आता। देखिए अगर मान लीजिए कि जल को वो क्या किया है, ऊँट संचित रखा है, अगर पसीना अधिक बहेगा यानी आपके शरीर से जल निकल गया, यदि वह मूत्र अधिक करता है तो भी जल शरीर से निकल गया। ठीक है, तो इसलिए इसको परेशानी ना हो, जल बना हुआ रहे, इसके लिए ऊँट में यह अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, तो ये JCERT क्लास 6 का एक्सरसाइज 5 विज्ञान में आपको मिलेगा।
आगे देखिएगा ऊँट का और विशेषता क्या है। ऊँट की आँख की पलक लंबी होती है और नासा द्वार जो होता है मांसल होता है, जिसके कारण बालू को आँख और नाक के अंदर जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, ऊँट की आँखें की पलकी कैसे होती है, लंबी होती है और नासा द्वार मांसल होता है, जिसके कारण बालू और आँख से नाक के अंदर जाने से रोका जा सकता है। मान लीजिए कि ऊँट जो है बालू रेत में है और वहाँ एक बैगे जो है आंधी तूफान आ जाए, तो अब क्या होगा, ऊँट के आँख के अंदर बालू जा सकता है, नाक से अंदर से घुस सकता है। तो उसकी बचाव के लिए इसमें एक अनुकूलन किया है कि इसकी पलक लंबी होती है। पलक लंबी होने के कारण ये सब पलक पर ही लगेगा, आँख के अंदर बालू नहीं आएगा। ठीक है, और नासा द्वार मांसल होने का मतलब कि बालू जो है आगे नहीं जा पाएगा, नाक से अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण ऊँट जो है आंधी तूफान में भी बालू में सुरक्षित रहता है। ठीक है, देखिए अगला है, इनकी पतली और लंबी टांगें इन्हें तेज गति दौड़ने में सहायता करता है। पतली और लंबी टांगें से दो का अनुकूलन मिलता है। एक तो होता है कि जो गर्मी है वो शरीर तक नहीं पहुंच पाता है लंबा होने के कारण। ठीक है, और दूसरा क्या है कि टांगें लंबी होने के कारण इसको दौड़ने में ज़्यादा सहायता मिलता है। अगला है ऊँट का अनुकूलन में कि लंबी गर्दन होने के कारण ऊँट सभी दिशाओं में देख सकता है। एक ऊँट का विशेषता है कि गर्दन बहुत लंबा होता है, जिसके कारण यह सभी दिशाओं में घूम करके देख सकता है। ऊँट में ये विशेषता है। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से दे देता है ना, और आप ये ऊँट की विशेषता नहीं जान रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऊँट की विशेषता को आप सभी कोई अच्छा तरह से नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, और आप हो सके तो अपने किताब से भी देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब मरुस्थलीय पौधा, जो मरुस्थल में रहने वाले पौधा उसको मरुस्थलीय पौधा कहेंगे। कैक्टस, खजूर, नागफनी, इसकी विशेषता क्या होती है? आखिर कैक्टस, खजूर, नागफनी मरुस्थल में कैसे जीवित रह सकते हैं बिना पानी के इतना दिन तक? ठीक है, तो देखिए पहला विशेषता है कि इनका तना मोटा और मांसल होता है, जिसमें जल का संचयन हो सकता है। इन पौधों में जल संचित करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए ये गद्देदार होते हैं, स्पंजी होते हैं, इसलिए इसमें जल कूट कूट के भरा हुआ रहता है, पूरा फूल भरा हुआ रहता है। और ये क्या करते हैं, तो जल का संचयन करके रखते हैं, जिसके कारण अधिक गर्मी के दिनों में भी ये क्या करते हैं, तो जीवित रह पाते हैं। इसलिए इनका तना मोटा और मांसल होता है। जैसे आप एलोवेरा का पौधा देख रहे हैं, उसी तरह का पौधा ये मोटा मोटा होता है। अगर ज़्यादा धूप भी पड़ेगा तो इसको कुछ नहीं होगा, जल इसमें संचयन की क्षमता होती है। ठीक है, अगला विशेषता है, तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल को वाष्पन को कम करते हैं। ठीक है, रोम होते हैं, कांटेदार ऐसे रोम बने हुए रहते हैं, ये जल को क्या करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन से बचाते हैं, मतलब जल इनसे निकल नहीं पाता है। ठीक है, तीसरा है, पत्तियां छोटी सल्कपत्र या कांटों के रूप में होती है, जल के वाष्पन की दर को घटा देते हैं ताकि जल का क्षय कम हो सके। ठीक है, जल से जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे, आप यहाँ एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे आप एक कढ़ाई को लिए, ठीक है, एक कढ़ाई हम लोग लिया है और यहाँ पर इस तरह से बर्नर लगाए हैं। ठीक है, इसमें आँच हम जितना अधिक देंगे उतना ही यहाँ से वाष्प निकलेगा और वाष्पन के कारण क्या हो जाएगा, पानी इसमें से सूख जाएगा ना। तो इसी तरह से जो पेड़ के पत्ते होते हैं कांटों के रूप में होते हैं, तो ये जल के वाष्पन के दर को ये कांटा क्या करते हैं, तो इससे वाष्प निकलने की दर को कम कर देते हैं। जैसे आप यहाँ आँच कम करेंगे तो वाष्पन कम होगा। 1 लीटर पानी को सूखने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन आँच ज़्यादा करेंगे तो 1 लीटर पानी 10 मिनट में भी सूख जाएगा, होता है ना। तो ये कांटे उसी का काम करते हैं। इसलिए जो होता है कि आपको पूछा जाए तो कांटेदार पौधे इसको बोलते हैं, कांटेदार पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, कांटेदार पौधे। क्लियर, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कुछ आपका फिर निकल के आ गया है आपका JCRT क्लास 7 का। आप देखिएगा पाठ 10 भूगोल में रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। तो रेगिस्तान यानी ये भी प्रश्न पूछता है, तो ये भूगोल का सेक्शन होगा और इसी पाठ में मरुस्थल के अंतर्गत यह जुड़ा हुआ सेशन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मरुस्थल या रेगिस्तान में क्या होता है, मरुस्थल या रेगिस्तान में ज़्यादा करके क्या होता है? ठीक है, मरुस्थल, यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। मरुस्थल का जलवायु क्या होता है, बहुत अधिक गर्म होता है। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। दूसरा गुण है कि मरुस्थल में क्या होता है, वर्षा कम होती है। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मरुस्थल में दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान घटकर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए जहाँ बालू वाले जगह है वहाँ पर गर्मी भी अधिक लगता है और उसी दिन रात में ठंडा भी अधिक लगता है। ठीक है, तो मरुस्थल का तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, ताप का अंतर बहुत कम ज़्यादा होते रहता है। दिन में कुछ और मिलेगा, दोपहर में कुछ और मिलेगा, शाम में कुछ और मिलेगा और सुबह में एकदम 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा
तो मरुस्थल के अंतर्गत आपको एक पढ़ना है सहारा रेगिस्तान। रेगिस्तान मरुस्थल में रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान के आपके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान को जरूर आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि सहारा रेगिस्तान से बार बार प्रश्न आपका ईवीएस के अंतर्गत पूछ देता है, और नहीं तो भूगोल सेक्शन के अंतर्गत जाता ही जाता है। लेकिन यहाँ पर मरुस्थल के बारे में जानना है, इसलिए हमने आपको रेगिस्तान का सारा चीज़ इसमें पढ़ाने का सोचा कि शायद आपके एग्जाम में आ जाएंगे, और आया हुआ भी है। ठीक है, देखिए क्या है सहारा रेगिस्तान का क्या विशेषता है। तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्रश्न यही बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान 8.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 8.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है। ये भी याद रखना है कि सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो यह गर्म रेगिस्तान है। आगे आपको प्रश्न आएंगे, विभिन्न शिक्षक पात्रता में परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। भी प्रश्न पूछा गया था कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा इसके साथ जुड़े हुए हैं। 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अफ्रीका में बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए एक दूसरा रेगिस्तान भी हम लोग देख लेंगे, वो होगा लद्दाख रेगिस्तान। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो लद्दाख रेगिस्तान के बारे में भी जान जाइए। ठीक है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। देखिए यहीं से प्रश्न ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, पूछेगा कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो आपको बताना है गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो ठंडा रेगिस्तान है। गर्म ठंडा क्लियर हो गया। लद्दाख का अर्थ होता है, देखिए पर्वतीय दायरा का देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास है जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान द्रास सेक्टर है, और ये कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी तक जोड़ता है। लेह और कश्मीर को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो राजमार्ग 1A जोड़ता है। ठीक है, अगला है मनाली लेह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। मनाली लेह राजमार्ग कब खुलता है, तो जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, जहाँ की पर्यटक लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान के जाते हैं या सफ़र करते हैं। ठीक है, पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है लद्दाख का यहाँ पर रेगिस्तान ना। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है, यानी लद्दाख रेगिस्तान का मुख्य काम पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख की राजधानी लेह है, ये भी याद रखना है, लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। खा पा चान किसको कहा जाता है, लद्दाख रेगिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, खा पा चान लद्दाख रेगिस्तान को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अगला है दक्षिण अफ्रीका की किम्ब्रेल खान हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका की जो किम्ब्रेल खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका देखिए क्लास 6 एक्सरसाइज 5 भूगोल का है, वो अभी आप लोग देखिएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए कितना बार पूछा है, हरियाणा टेट 2018, MP टेट 2017, हरियाणा टेट 2013, इस तरह से प्रश्न आ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है लेह, लद्दाख, सहारा या सभी। ठीक है, तो अभी आपने देखा था विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपको सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है। देखिए प्रश्न, सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा, गर्म, शुष्क या नम। बिहार टेट 2021 और CG टेट 2018 यहाँ पर पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो सहारा रेगिस्तान जो है आपका गर्म रेगिस्तान है। याद रखिए गर्म रेगिस्तान है। क्लियर, अभी इसके पहले थ्योरी क्लास में हो गया है, और उसी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, जो भी शिक्षक हैं अगर यहाँ पर EVS की केवल तैयारी करना चाहते हैं तो 150 रुपये में EVS का सारा नोट्स PDF और क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, और उसके सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। और बाकी अगर जो शिक्षक यहाँ पर पूरी क्लासेज करना चाहते हैं तो उनको 500 रुपये लगेंगे। क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सारी क्लासेज उनको इसी तरह से नोट्स PDF वीडियो सारी क्लासेज प्रोवाइड की जाती है। तो आप यहाँ से JCRT जैक की किताब का नोट्स लेकर के पढ़ना, परीक्षा में जाने से पहले तक कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, जरूर लेकर के ही पढ़ कर ही जाइएगा, क्योंकि बहुत ही आपको यहाँ पर सभी का छांट करके बनाया गया है। ठीक है,
मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट। ठीक है। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया, उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया और बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। ठीक है। तो मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? तो आप यहाँ पर देखिएगा, मरुस्थल में जो है आपका ऊँट रह सकता है। मरुस्थल में कौन रह सकता है? मरुस्थल में आपका ऊँट रह सकता है। ठीक है। मरुस्थल में आपका ऊँट रह सकता है केवल। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को, घोड़ा को, गधा को, भेड़ को। बिहार टेट 2017 का प्रश्न है, यूपी टेट 2022 का प्रश्न है और सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है। तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछता है, उत्तराखंड टेट में पूछा था 2019 में, और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में और सीजी टेट 2014 में पूछ दिया था। ठीक है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है जल, चावल, वसा या कोई नहीं। ठीक है। तो ऊँट के पीठ पर कुबड़ रहता है जिसमें संचित रहता है वसा, जिसका उपयोग बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलने के बाद यहाँ पर ऊँट कर सकते हैं उसका उपयोग भोजन के रूप में। ठीक है। चलिए अगला देखिए, ऊँट बिना भोजन और पानी के कितनों दिनों तक जीवित रह सकता है? ये उत्तराखंड टेट 2016, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 और आकलन परीक्षा 2000 यहाँ पर अभी 24 हुआ थे, गलत लिखा गया है, 2024 वाला प्रश्न ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है और 24 में था, 2025 में हुआ है। ठीक है। तो ये आकलन परीक्षा 2016 नहीं 2025 में झारखंड में पूछा गया है। 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन या 14 से 16 दिन। ठीक है। तो ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रख सकता है? अभी थ्योरी क्लासेज में हमने देखा था 10 से 12 दिन तक, तो इसका राइट आंसर 10 से 12 दिन हो जाएगा। ठीक है। ऊँट के पैर होते हैं छोटा, पतला और नाटा, लंबा और पतला कोई नहीं। सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2018। ठीक है। तो ऊँट के पैर कैसे होते हैं? तो ऊँट के पैर लंबा और पतला होता है। ठीक है। ऊँट के पैर लंबा और पतला होता है। अगला है, ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह, यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया है, बी टेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में आया है, क्योंकि वह सिर्फ उत्तर दिशा में देख सकते हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा में देख पाते हैं, सिर्फ पूर्व दिशा में देख पाते हैं, वह सभी दिशा में देख पाते हैं। ठीक है। तो ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह सभी दिशा में देख सकते हैं, इसकी यह विशेषता होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊँट के संबंध में क्या सही है? सीजी टेट 2018 में पूछा था। ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। ऊँट बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है। और अगला है सभी। ठीक है। तो देखिए ऊँट के संबंध में क्या सही है? तो ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऊँट बिना भोजन और पानी कई दिनों तक रह सकता है, ये भी सही है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है, ये भी कथन सही है। राइट आंसर बचा सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सभी कथन सही है। ठीक है। अगला है, ऊँट की विशेषता नहीं है। ऊँट का विशेषता नहीं है, यूपी टेट 2018 में पूछा है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, ये तो विशेषता में है। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, ये भी विशेषता के हैं। ऊँट की आंखें भूरी और पलकें लंबी होती है, ये भी उसकी विशेषता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल संचित रहता है, ये बिल्कुल गलत है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल नहीं वसा संचित होता है, ये गलत है। तो ये ऊँट की विशेषता नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा जेसीईआरटी क्लास 7 रेगिस्तान से यहाँ पर जो प्रश्न बना हुआ है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तान या कोई नहीं। ये बिहार टेट 2017 का प्रश्न है और सीजी टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है। तो लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, खा पा चान। खा पा चान किस रेगिस्तान का नाम है? हरियाणा टेट 2016 और यू टेट 2015। तो खा पा चान किस रेगिस्तान का नाम है? लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, सभी या कोई नहीं। तो खा पा चान जो है आपको लद्दाख रेगिस्तान को कहा जाता है। मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है। मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है। बिहार टेट 2011 का प्रश्न है, मई जून में, जून जुलाई में, जुलाई सितंबर में या कोई नहीं। ठीक है। तो मनाली लेह राजमार्ग जो है जुलाई से सितंबर के बीच में पर्यटकों के लिए खोला जाता है। बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। ठीक है।
मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं? कैक्टस, खजूर, नागफनी या सभी? यूपी टेट 2021 और एमपी टेट 2013 यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में प्रश्न आया था। ठीक है, तो मरुस्थल में कैक्टस भी होते हैं, खजूर भी होते हैं, नागफनी भी होते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है मरुस्थलीय पौधे की क्या विशेषता है? पहला है कांटेदार होते हैं, इनका तना मोटा होता है, इनका वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, सभी। तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनके कांटेदार होते हैं, ये तो ठीक है। इनका तना मोटा और मांसल होता है, ये भी विशेषता है। इन मोटा होने के कारण इसमें वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, जिसके कारण पानी बहुत दिनों तक पेड़ पौधे में बने हुए रहते हैं और गर्मी के कारण सूखते नहीं हैं। तो इस विधि से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। एमपी टेट 2016 का ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला है मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे हैं ऊँट, खजूर, सर्प या सभी? तो मरुस्थल में ऊँट भी रहते हैं, मरुस्थल में पौधा खजूर भी रहता है, मरुस्थल में सांप भी रहते हैं, यानी राइट आंसर इसका डी सभी होगा। यूपी टेट 2016 और उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, आवास किससे कहेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि जलीय आवास होता क्या है। तो देखें, यहाँ पर नदी है या तालाब है जिसमें जल है, तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं के आवास को ही जलीय आवास कहा जाता है। ठीक है, यानी जो जीव जंतु या पेड़ पौधे जल में रहते होंगे तो उनका रहने का आवास जल हुआ, तो वैसे ही आवास को हम लोग जलीय आवास के नाम से जानते हैं। इन सभी जीव जंतुओं को जल में रहने के लिए अनुकूलन बना हुआ रहता है। हम और आप जल में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जीव जंतु जल के लिए अनुकूलित इनका शरीर होता है, इसीलिए ये जल में रह सकते हैं और इन्हीं के आवास को हम लोग जलीय आवास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जलीय जीव जंतु का अनुकूलन में उसी को हम लेकर के आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें हो और भी सकता था, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम केवल आपको देखिए ऑथेंटिक चीज़ जो JCERT क्लास का है उसको देते हैं। तो ये अगर चैप्टर आपको देखना होगा कि कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो जलीय आवास है वो JCERT का क्लास 6, ठीक है, एक्सरसाइज 5 विज्ञान में जा कर के आप देखिएगा, वहाँ पर ये आपको मछली से संबंधित अनुकूलन देखने को मिलेगा, वहीं से ये किया गया है नोट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जलीय जीव जंतु का अनुकूलन या विशेषता क्या है, यानी जलीय जो जल में जीव जंतु रहते हैं उसकी विशेषता क्या होती है या उसका अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो इस जलीय जीव जंतु में हम यहाँ पर बात किसका करेंगे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे मछली का। ठीक है, जलीय जीव जंतु में सबसे ज़्यादा बार अगर प्रश्न पूछा गया है तो वो आपको मछली से है। ठीक है, तो मछली का सारा अनुकूलन आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न आएगा तो उसको आप पूरा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे ए नंबर, मछली के विशेषता में, या मछली का अनुकूलन कह लीजिए या मछली की विशेषता कह लीजिए। मछली का शरीर का आकार धारा रेखीय होता है जो इन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक है, मछली के शरीर का आकार कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, धारा के विपरीत दिशा में चल सकता है ये, इसीलिए इनको चलने में क्या होता है? पानी में सुविधा होता है, यानी इन्हें तैरने में क्या करते हैं? वो मदद करते हैं, जो इनकी धारा रेखीय आकृति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मछली का पूरा शरीर सल्क से ढका होता है जो शरीर को जल प्रतिरोधी बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम मछली की बात करें, ठीक ना, तो इस तरह से आप देखते होंगे यहाँ पर ये सल्करोधी, ये जिसको हम लोग यहाँ पर सल्करोधी ये जो कहते हैं, ऊपर भाग जो चमड़ी होता है वो सल्क से ढका हुआ रहता है। ठीक है, जिसको बनाने में क्या किया जाता है? तो इसको हटाया भी जाता है उस सल्क को। ठीक है, तो पूरा शरीर सल्क से ढका होता है जो शरीर को क्या बना देता है? जल प्रतिरोधी बना देता है। जल में रहने के बाद भी इसको कुछ नहीं होगा, जबकि दूसरे जीव जंतु जल में रहने के बाद क्या होंगे? सड़ गल जाएंगे, होगा ना, लेकिन ये जल प्रतिरोधी बना देता है और मछली को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अगला है सी नंबर में, मछली के पंख चपटे होते हैं। आप जो मछली देखेंगे, ठीक है, आप जो मछली देखेंगे तो उसके पंख क्या होते हैं? यहाँ पर जो पंख होते हैं, ये जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? ये चपटे होते हैं, ये चपटे होते हैं। ठीक है, इस चपटे होने का क्या कारण है? तो चपटा होने का कारण उसका जो है यहाँ पर क्या होता है? शरीर को संतुलन बनाए रखते हैं। ये तैरने में बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ ये शरीर को संतुलन बना के जल में चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
मछली श्वास अपने श्वसन अंग गलफड़ा या गिल्स से लेती है। ठीक है, जो भी जलीय जीव जंतु हैं वो अगर जल में रहते हैं और जल से श्वास लेते हैं, जल में ही रह के श्वास लेते हैं, तो उनके जल लेने के लिए, श्वास लेने के लिए क्या बना होता है? गलफड़ा, जिसको गिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मछली में विशेषता होती है जिसके कारण वह जल में रह लेते हैं। गलफड़ा गिल्स से लेती है। यह सीधे जल से घुले हुए ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सभी जगह है, जल में भी घुले हुए ऑक्सीजन रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि घुले हुए ऑक्सीजन रहने के कारण ही है जो कि यहाँ पर मछली जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते रहती है और जल में ही वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करती है। ठीक है, याद रखिएगा, मछली श्वास जो लेती है वो किससे लेती है? गलफड़ा या गिल्स से लेती है। ठीक है, और यह ऑक्सीजन कैसे लेती है? तो यह सीधे जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेती है। यह श्वास में कैसे ऑक्सीजन मिलता है? तो जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उसी से यह श्वास लेते हैं। ठीक है, और जल में ही पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? तो ये जल में, यानी सारा क्रियाकलाप जो होता है मछली का जल में ही होता है। श्वास लेने के लिए उनके अंदर गलफड़ा है, गिल्स है, जिससे श्वास लेते हैं और श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन कैसा होता है? तो जल से घुला हुआ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो ये मछली की अनुकूलन या विशेषता थी, जो जल में जीव जंतु रहते हैं, इसी अनुकूलन के कारण वह जल में रह पाते हैं। अब देखिए जलीय पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे भी कुछ हैं जो जल में रहते हैं। आखिर उनकी क्या विशेषता है कि वे जल में रह लेते हैं, किस कारण से जल में रह लेते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तालाब एवं झील में पाए जाने वाले पौधे की जड़ें बहुत ही छोटी होती है, इसलिए इनके लिए भोजन का अवशोषण तने के माध्यम से होता है। देखिए तालाब और झील में जो पौधे पाए जाते हैं इनकी जड़ें बहुत छोटी होती है और इनके लिए भोजन का अवशोषण इसी तना के माध्यम से यहाँ पर होते रहता है, जिससे वो जल में क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। अगला है, इनकी पत्तियाँ लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। जैसे अगर ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, तो इसके ऊपर देखते हैं इस तरह से पत्ती छला हुआ रहता है ना, तो क्या होता है? लंबा होता है और ये खोखला होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं, जिसके कारण ये जल की सतह पर क्या कर रहे होते हैं? तैर रहे होते हैं, जल के अंदर नहीं आते हैं। यही इनकी विशेषता होने के कारण यह होता है। ठीक है, अगला है, जलीय पौधे के तने स्पंजी होते हैं। ठीक है, स्पंजी होते हैं, फूले हुए होते हैं। उनके तने में वायु कोश होता है। जलीय पौधा का जो तना होता है उसमें क्या होता है? वायु कोश होता है, ताकि वे पानी की ऊपरी सतह पर तैर सके। तैरने का रीज़न यही होता है कि जलीय पौधे के जो तने होते हैं वो स्पंजी होते हैं और उनके तने में वायु कोश भरे होते हैं और वे पानी की ऊपरी सतह पर तैर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा जल में तैरने वाला पौधा है। कमल क्या है? तो देखिएगा कमल कहाँ होते हैं? तो कमल आप देख रहे होते हैं, कमल जो होते हैं वो जल में तैरते हैं। ठीक है, कमल कहाँ? जल में तरते हैं ना, तो ये कमल है। और जलकुंभी भी है। सिंघाड़ा का पौधा आप देखते होंगे बड़ा बड़ा होता है, जिसको उठाते हैं तो नीचे से सिंघाड़ा निकलता है। सिंघाड़ा ये जल में तैरने वाले पौधे हैं। अगला है वेलिसेनेरिया हाइड्रिला, जल में डूबे हुए पौधे रहते हैं। ये हाइड्रिला जो है जलकुंभी जल में डूबा हुआ पौधा है। ठीक है, तो जलीय पौधे में आप यहाँ पर देख लिए कि कमल है, जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, ये सभी जल में तैरने वाले पौधे हैं। ठीक है, और जलीय पौधे के तने स्पंजी होते हैं, इस कारण से ये जल पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल इसी पर, जलीय आवास पर लेकर के आए हुए हैं। इसके बाद देखिए इसका पार्ट 6 आएगा जो कि मानव आवास से आएगा। अब क्या आएगा अबरी? तो मानव आवास से आएगा। उसके बाद ये चैप्टर लास्ट होगा, फिर इसका जो है पूरा मैराथन क्लास आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे छोटे छोटे टॉपिक को डेली देख लीजिए। और देखिए आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि अभी आपके पास देखिए एग्जाम का जो समय मिला है, आप ईवीएस का नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि ईवीएस आपके लिए यहाँ पर न्यू आ गया है। ठीक है, और वैसे शिक्षक जो ईवीएस के लिए अभी तक 99 रुपये नहीं जमा किए हैं, तो उनसे एक बार आग्रह होगा कि वे जरूर 99 रुपये जल्द से जल्द जमा कर दें, जिसके लिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो सके। ठीक है, नहीं तो एंड किया जा सकता
है। ठीक है, तो आप सभी जरूर करेंगे। और जो शिक्षक अब नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, वो 150 रुपये दे करके यहाँ से सारा नोट्स वीडियो क्लासेज EVS का ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सारी क्लासेज अगर करनी होगी तो 500 रुपये में होगा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स और वो भी झारखंड JCERT जैक की किताब का कंप्लीट नोट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? मछली का श्वसन अंग क्या होता है? नाक, पूंछ, गलफड़ा या गिल्स या कोई नहीं। ठीक है, ये बिहार टेट 2011 में पूछा गया है, यूपी टेट 2014 में पूछा गया है और CG टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जलीय आवाज़ से एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में रह सकते हैं, आप सभी जरूर देख करके ही जाइएगा। और जो नए जुड़ेंगे, जब भी आपको एग्जाम समय तक मिले या नोट्स PDF, तो यहाँ से PDF तो आप लेकर के पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स और JCERT जैक के किताब का है बीच बीच से सारा प्रश्न इसमें निकाल दिया गया है। इससे बाहर प्रश्न तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो मछली का श्वसन अंग जो होता है वो गलफड़ा गिल्स होता है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग क्या होता है? ये हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया था। गिल्स होता है, सिर पर स्थित नासा द्वार होता है, पूंछ होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए व्हेल या डॉल्फिन जो समुद्र में रहते हैं उसको आप देखते होंगे कि जैसे ये समुद्र है तो आप व्हेल या डॉल्फिन को देखते होंगे, ये नीचे से सीधे ऊपर की ओर छलांग लगाते हैं। ठीक है, अगर इस समय यहाँ से अगर नाव वो समुद्र से भी गुजर रहा होगा तो उसको भी सब क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, नाव वो पलट दे सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, ये क्या होता है कि जो व्हेल या डॉल्फिन जो होते हैं, ठीक है, उनका जो होता है यहाँ पे सिर जो होता है वहाँ पे नासा द्वार होता है, वहाँ से श्वास लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर पर है, इसलिए ये जब तक सिर को बाहर जल से नहीं निकालेंगे तो वे श्वास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये श्वास लेने के लिए समय समय पर क्या करते हैं? ये बाहर जाते हैं। ये यहाँ जल है, समुद्र है, तो ये यहाँ पर छलांग लगाएंगे, इतना ऊपर कुछ देर रहेंगे, श्वास भर लेंगे, फिर ये नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो व्हेल और डॉल्फिन के कारण ही देखिएगा यहाँ पर जो होते हैं, जो नाविक लोग होते हैं उनको बहुत अधिक नुकसान होता है। समुद्र में कभी कभी तो नाव पलट भी जाते हैं। ठीक है, तो व्हेल अथवा डॉल्फिन जो यहाँ पर कहिए, उसमें श्वसन अंग क्या होता है? तो उनका सिर पर स्थित नसा द्वार होता है, जिसके कारण वे ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकलते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में तैरते रहते हैं, ये श्वास लेते हैं। ऑक्टोपस तथा स्क्विड कैसे श्वास लेते हैं? नासा द्वार से, गिल जिसको क्लोम कहेंगे, पूंछ या कोई नहीं। ठीक है, ये देखिए रीट 2018 यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न हुआ। तो ये गिल जो होते हैं उनके क्लोम कहलाते हैं, गिल क्लोम से लेते हैं। ये ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में जो रहते हैं। मेढक कैसा जंतु है? मेढक कैसा जंतु है आपको बताना है। जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं। ये अभी आकलन परीक्षा 2024 में आया हुआ था, जो झारखंड में हुआ था, और यूपी टेट 2014 में आया हुआ था। ठीक है, तो मेढक कैसा जंतु है? तो आप देखते होंगे मेढक जल में भी आपको मिलेगा और स्थल पर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो जल पर भी रहते हैं और जो स्थल पर भी, दोनों जगह पर मिलते हैं, तो उसी का एक नया नाम होता है उभयचर प्राणी। उसी का नया नाम होता है उभयचर प्राणी। तो मेढक कैसा जंतु है? तो ये उभयचर में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मेढक का श्वसन अंग है। मेढक का श्वसन अंग क्या है? हरियाणा टेट 2012 का प्रश्न ये आया हुआ है। नासा छिद्र है, फेफड़ा है, नासा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो उभयचर प्राणी होंगे उनका फेफड़ा भी होगा, जिसके कारण वह जो है ये जल के अंदर जो है सांस ले पाते होंगे, और यहाँ पर जब जल के बाहर आते होंगे स्थल पर तो उनका नासा छिद्र भी होगा, जिसके कारण नाक से श्वास ले पाते होंगे। तो जो उभयचर प्राणी है उनमें फेफड़ा भी पाया जाता है और नासा छिद्र दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर C होगा। नासा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों उसमें उपस्थित रहता है, जिसके कारण वे जल में भी रह सकते हैं और जिसके कारण वो स्थल में भी रह सकते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बत्तख कैसा जंतु है? बत्तख कैसा जंतु है? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगर अभी तक आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा बार अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा कहाँ हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य ही है, जहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करा दिया जाता है, जैसे कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो बत्तख कैसा जंतु है? स्थलीय है, जलीय है, उभयचर है, कोई नहीं है। तो बत्तख को आप देखते होंगे कि ज़मीन पर भी चलते हैं और देखिएगा पानी में भी रहते हैं। ठीक है, यानी इसका जो है वो उभयचर प्राणी में चला जाएगा। बत्तख किस में चला जाएगा? उभयचर प्राणी में चला जाएगा। ठीक है, बत्तख का श्वसन अंग है, बत्तख का श्वसन अंग है नासा छिद्र, फेफड़ा, नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। ठीक है, बिहार टेट 2021 का ये प्रश्न पूछा गया था। तो बत्तख का श्वसन अंग नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों होता है। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, सी होगा। अगला प्रश्न है, मछली कैसा प्राणी है? मछली कैसा प्राणी है? हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है। जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है या कोई नहीं। ठीक है, तो मछली क्या है? मछली जो है स्पेशल आपका जलीय प्राणी है। ठीक है, मछली स्पेशल आपका जलीय प्राणी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मछली की विशेषता है, मछली की विशेषता है, मछली के शरीर की आकृति धारारेखीय होती है, मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, मछली के पंख चपटे होते हैं या सभी। ठीक है, देखिए कहाँ आया हुआ है? तो ये सीजी टेट 2017 में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो मछली की विशेषता क्या होती है? तो पहला दिया है, मछली के शरीर की आकृति धारारेखीय होती है। बिल्कुल सही है कि मछली के शरीर की आकृति धारारेखीय होती है, जिसके कारण वो तेज धारा में बह सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक है, मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। मछली जो है श्वसन अंग गिल्स है या गलफड़ा, जिसके कारण वह पानी में सांस ले सकती है। ठीक है, मछली के पंख चपटे होते हैं, ये भी विशेषता है कि मछली के पंख चपटे होते हैं, जिसके कारण वे शरीर में क्या करते हैं? तो बैलेंस बना के रखते हैं। और राइट आंसर डी सभी। तो ये सभी मछली की विशेषता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, कमल किस प्रकार का पौधा है? कमल किस प्रकार का पौधा है? स्थलीय पौधा, जलीय पौधा, मरुस्थलीय पौधा या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो कमल किस प्रकार का पौधा है? तो ये आपका जलीय पौधा है। कमल जल में ही रहता है। ठीक है, इसलिए कमल को जलीय पौधा की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? रीट 2015 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का है। स्थलीय पौधा है, जलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है या कोई नहीं। ठीक है, तो जलकुंभी मतलब जल में रहने वाला पौधा हुआ। जल में रहने वाले पौधा का आवास जलीय आवास होता है और वे जलीय पौधा की श्रेणी में चले जाते हैं, इसलिए जलकुंभी जो होगा आपको जलीय पौधा की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? स्थलीय पौधा है, जलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है या कोई नहीं। ठीक है, तो सिंघाड़ा जल में होता है। कहाँ होता है? जल में जो पत्ते होते हैं यहाँ पर सिंघाड़ा के पौधे, उसके नीचे सिंघाड़ा तैयार होते हैं, तो इसलिए यह जल में तैयार होते हैं, तो ये जलीय पौधा की श्रेणी में जाएंगे। ये पीटेट यानी पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो आवास या जिसको हम कहेंगे कृत्रिम आवास, इसके अंतर्गत इसके नीचे इसका जो है देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना हुआ है, जो कि आप देख करके ही रहिएगा। ठीक है, इसके नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, मानव निर्मित आवास या कृत्रिम आवास क्या होते हैं? मानव अपनी आवश्यकता और क्षेत्र के आधार पर रहने के लिए जिस प्रकार का आवास बनाता है, उसे ही मानव निर्मित आवास या कृत्रिम आवास कहा जाता है। ठीक है, मानव निर्मित आवास क्या है या कृत्रिम आवास क्या है? तो मानव अपनी आवश्यकता, कैसे आवश्यकता है? तो अपने क्षेत्र के आधार पर उसका होता है, जिस क्षेत्र में रहता है वैसा ही घर बनाना पड़ता है। रहने के लिए जिस प्रकार का आवास बनाएगा, तो मानव ही आवास बना रहा है, इसलिए उसको मानव निर्मित आवास कहेंगे। और ये प्रकृति प्रदत्त नहीं होता है, मानव के द्वारा कारीगरी की जाती है, या उसको कृत्रिम आवास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है,
जैसे अगर आप पर्वतीय आप जैसे यहाँ पर ठंडे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के घर को इग्लू कहेंगे। आप स्थलीय ज़मीन पर आएंगे, समतली ज़मीन पर, तो वहाँ का पक्का घर, कच्चा घर, मिट्टी घर, इस तरह का आवास बनाएंगे। और यहाँ पर जब आप जाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में तो वहाँ पर जो है ढालू नुमा घर आप बनाएंगे। ठीक है, तो सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार के घर बनते हैं। आइए देखते हैं मानव निर्मित आवास और आगे क्या है। मानव निर्मित आवास जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका देखिए अस्थाई आवास, और दूसरा होते हैं देखिए अस्थाई आवास। ठीक है, अस्थाई आवास और अस्थाई आवास, ये दो प्रकार के मानव निर्मित आवास होते हैं। अस्थाई आवास क्या होता है और अस्थाई आवास क्या होता है उसको हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन अस्थाई आवास के अंतर्गत देखिए किस प्रकार के आवास आते हैं उसका यहाँ पर सीरीज बना हुआ है। ठीक है, अस्थाई आवास के अंतर्गत कैंप या तंबू लगा करके जो लोग रहते हैं, झोपड़ी बना करके जो लोग रहते हैं, या उसी में इग्लू एक आता है, ये भी अस्थाई आवास के अंतर्गत होता है। ये बार बार बनता है, बार बार समाप्त होता है। ठीक है, अस्थाई आवास में क्या होता है, अस्थाई घर वे हैं जो लंबी समयावधि को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे पक्का का घर, कच्चा का घर। लेकिन अस्थाई आवास की श्रेणी में अभी के डेट में पक्का के घर को ही माना जाता है। ठीक है, ऐसे कच्चा घर पहले था लेकिन अभी इसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अस्थाई आवास में देखिएगा यहाँ पर अस्थाई आवास के अंतर्गत क्या आता है, अस्थाई घर वे घर हैं जो तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं, जैसे कैंप या तंबू हो गया, झोपड़ी हो गया, इग्लू हो गया, ये सभी को हम लोग अस्थायी आवास कहते हैं। ठीक है, घर की आवश्यकता क्यों है, हमें घर क्यों चाहिए, घर की आवश्यकता क्यों होती है लोगों को। ठीक है, देखिए घर अस्थाई जीवन के लिए आवश्यक है। घर हमें किसके लिए आवश्यक है, अस्थाई जीवन जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। एक जगह पर हम जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ घर बनाना पड़ता है और अस्थाई घर बनाना पड़ता है। घर हमें आश्रय देता है, घर हमें रहने के लिए स्थान है। घर हमें मौसम के दुष्प्रभाव, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ठंड हो, सभी से हमें बचाता है। घर हमें मौसम के दुष्प्रभाव, गर्मी, सर्दी, ठंडी, बरसात सभी से बचाता है। अगला है, घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सभी चीज़ों से घर हमें निश्चित होकर के सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हम सोते हैं, रहते हैं। ठीक है, घर हमें अपनेपन की भावना भरकर मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। अगर आप कहीं घर में है, जैसे कभी आप सफ़र में है तो उसको आप घर नहीं मानते, पूछते कि हम घर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, घर से आपको अपनापन लगाव होता है और वहाँ क्या होता है, मानसिक संतुष्टि आपको मिलता है और आप वहीं पर सोते हैं, रहते हैं। ठीक है, अगला है देखिए अस्थाई आवास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवास थे, उसकी भी श्रेणी को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला था कैंप या तंबू का आवास, फिर झोपड़ी, फिर इग्लू था ना। तो कैंप या तंबू का आवास क्या है इसको आप देख लीजिए। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जहाँ कम से कम दिनों के लिए रहना रहता है, जैसे मान लीजिए कि आप फौज में हैं तो आपको किसी एरिया में भेजा गया जहाँ पर अभियान चलाना है, वहाँ पर अभियान चलाने क्रम में आप क्या करेंगे, तो कैंप बनाएंगे या तंबू का कैंप बनता है। ठीक है, और इस तरह से वहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ दिनों का अभियान होता है, उसके बाद वहाँ से कैंप लेकर के चल देते हैं या तंबू का उखाड़ कर लेके चले जाते हैं, तो वही कैंप या तंबू है। तो इलाके क्षेत्र जहाँ घर की सुविधा नहीं है वहाँ कैंप या तंबू लगाकर लोग रहते हैं और कार्य पूरा होने पर फिर दूसरे जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे सेना के जवान या जिसको गुलगुलिया घुमंतु समुदाय के लोग देखिएगा, तो आज ट्रेन से यहाँ आए, इस स्टेशन पर आए, यहाँ पर लोग कुछ दिन तक रहे हैं, फिर यहाँ से जब ख़त्म हो गया फिर दूसरे स्टेशन पर गए, वहाँ रहे, तो ये भी कैंप, तंबू या झोपड़ी बना करके रहते हैं और फिर उखाड़ करके चले जाते हैं। तो ये अस्थाई आवास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इग्लू, जिसको हम लोग कहते हैं बर्फ़ का घर। इग्लू जिसको कहते हैं बर्फ़ का घर, इग्लू, इसके बारे में जानते हैं। बहुत ठंडे क्षेत्र, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ भूमि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, वहाँ बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं और बर्फ़ से बने घर को ही इग्लू कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ हमेशा हिमपात होते रहती है, जहाँ हमेशा जो है बर्फ़ गिरते रहता है, वहाँ पर क्या होता है, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्र में ही, वहाँ भूमि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, तो वहाँ बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। वहाँ के लोग रहने के लिए बर्फ़ के घर बनाते हैं और बर्फ़ से बने घर का नाम इग्लू होता है। ठीक है, इग्लू उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इग्लू में जो लोग, इग्लू के घर में जो लोग रहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है या अभी के नया डेट में इनुइट कहा जाता है। ठीक है, अगर स्कीमो ऑप्शन रहेगा तो स्कीमो मानिएगा,
नहीं रहेगा तो इनुइट भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि फिलहाल इनुइट अब उसका नाम हो गया है। इग्लू के निर्माण में बर्फ़ की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। जब इग्लू का घर बनाया जाता है तो उसके निर्माण में जो बर्फ़ की सिल्ली होती है, तैयार हो जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अभी पक्का घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ इग्लू के लोग बर्फ़ के सिल्ली का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस घर का आकार गुंबद के समान होता है। इस घर का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गुंबद के समान का होता है, क्योंकि बर्फ़ यदि ज़्यादा गिरे तो वो नीचे आ जाए, उसी पर नहीं ढक जाए। ठीक है, तो ये गुंबद के समान बनाए जाते हैं। फर्श के लिए जानवरों के खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फर्श के लिए जानवरों के खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे घर बन गया, बर्फ़ का है, नीचे भी बर्फ़ है, तो यहाँ पर सोने या रहने के लिए जानवरों का खाल या उसका फर, उसी का प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? तो ये फर या जो जानवर के खाल हैं वो वहाँ गर्मी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गर्मी प्रदान करते हैं, जिससे आप आराम से सो सकते हैं। ठीक है। अगला है, इग्लू में रहने वाले लोगों को अब इनुइट कहा जाता है। याद रखिएगा, इग्लू में रहने वाले को एस्किमो कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में ज़्यादा करके नाम आपको ऑप्शन इनुइट आने लगा है। तो याद रखिएगा, अगर एस्किमो देगा तो इनुइट नहीं देगा, और इनुइट देगा तो एस्किमो नहीं देगा। दोनों जानना आपको आवश्यक है। ठीक है, चलिए एक और है, ऋतु प्रवास या रैन बसेरा। बहुत लोगों को देखे होंगे आप। ये क्या है? घने जंगलों में रहने वाले लोग, गर्म ठंडे स्थानों से लोग क्या होते हैं, आकर अस्थायी बस्तियों में रहने लगते हैं। ये घने जंगल में थे, गर्म और ठंडे स्थान में थे, अब यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ तो ये लोग आएंगे और अस्थायी बस्तियों में रहने लगते हैं। तो ऐसे ही लोगों को रहने के लिए सरकार क्या करती है, बाहर से जो लोग आ जाते हैं तो लोगों के इन मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास या रैन बसेरा कहते हैं। ठीक है, तो ये मौसम के आधार पर जो लोग बदल जाते हैं, मौसम को नहीं सह पाते और फिर दूसरे जगह पर उस मौसम के अनुकूल आते हैं, तो उसी को ऋतु प्रवास या रैन बसेरा कहते हैं। यानी मौसम के बदलने के आधार पर जो लोग अपना आवागमन बदल देते हैं उसको ऋतु प्रवास या रैन बसेरा कहते हैं। अपने देश में भी कई स्थानों पर रैन बसेरा बनाए गए हैं जो कि इन लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इससे आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो कि आए हुए थे। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 74 है। प्रश्न नंबर कितना है? 74 है। तो इसके पहले देखिए, आपको जो 73 यानी 1 से लेकर के 5 तक जो टॉपिक पार्ट हुए हैं उसके आधार पर 73 तक प्रश्न हो चुके थे। आज 74वां प्रश्न से हम लोग पार्ट 6 चलेंगे। ठीक है, प्रश्न है, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको क्या कहते हैं? मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको क्या कहते हैं? ये यूटेट 2014 यानी उत्तराखंड टेट 2014 का प्रश्न है। मानव निर्मित आवास, मरुस्थलीय आवास, जलीय आवास या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस प्रकार का आवास बनाएगा उसको हम लोग मानव निर्मित आवास की श्रेणी में रखते हैं। राइट आंसर इसका ये होगा। अगला है, जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है क्या कहते हैं? जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है क्या कहते हैं? अस्थायी आवास, अस्थायी आवास, दोनों या कोई नहीं। ये यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि अभी तक अगर भारत देश में सबसे अधिक परीक्षा हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है। ठीक है, तो ये जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग अस्थायी आवास की श्रेणी में डालते हैं। ठीक है, जैसे आप पक्का का घर बनाते हैं 50, 60, 70 वर्षों तक रहने के लिए, तो वो आपका अस्थायी आवास होता है और आप वहीं पर आकर के रहते हैं। ठीक है, अब है अस्थायी आवास है। इसमें कौन अस्थायी आवास है आपको बताना है। सीजी टेट 2014 यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तंबू, झोपड़ी, इग्लू या सभी। ठीक है, तो तंबू या कैंप लगाकर जो लोग रहते हैं वो अस्थायी रहते हैं। झोपड़ी भी जो लोग बनाकर रहते हैं वो अस्थायी रहते हैं, और इग्लू भी बर्फ वगैरह अस्थायी है। इसलिए राइट आंसर इसका डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पक्का घर किस प्रकार के आवास का उदाहरण है? पक्का घर जो है किस प्रकार के आवास का उदाहरण है? अस्थायी आवास, मानव निर्मित आवास, कृत्रिम आवास, सभी। यूपी टेट 2014 में है। ठीक है, तो पक्का घर अस्थायी आवास है, ये आप सभी को जानते हैं, सही है। अब पक्का घर मानव निर्मित आवास है, ये भी पॉइंट सही है। मानव के द्वारा बनाए गए इसलिए मानव निर्मित आवास है। और ये मानव निर्मित आवास को हम लोग कृत्रिम आवास भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, राइट आंसर का डी होगा, सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, घर हमें प्रदान करता है। ये पंजाब टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक है, घर हमें आश्रय देता है, घर हमें सभी मौसम से बचाता है,
घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, डी यानी इसका सभी। ठीक है, तो घर हमें क्या करता है, घर हमें आश्रय देता है, घर हमें मौसम से ही बचाता है, घर हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी राइट आंसर का डी होगा। घर से हमें ये सभी चीज़ें सही है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, ठंडे प्रदेश के क्षेत्र जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, वहाँ घर बनाए जाते हैं। बिहार टेट 2011 और यूपी टेट 2014 पूछा गया था। इग्लू, रैन बसेरा, झोपड़ी या कोई नहीं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, वहाँ जो घर बनता है उसको हम लोग इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है, बर्फ का घर इग्लू कहते हैं। अगला है, बर्फ से बने घर को कहा जाता है, बर्फ से बने घर को कहा जाता है। ये सीजी टेट 2019 में, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 और यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया। तो बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं आपको बताना है, रैन बसेरा, मिट्टी का घर, पक्का का घर या इग्लू। तो बर्फ से बने घर को हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्लियर, इग्लू कहते हैं। इग्लू का आकार कैसा होता है, इग्लू का आकार कैसा होता है, ये हरियाणा टेट 2019 से पूछ दिया था, एच टेट यानी हरियाणा टेट 2019। छत के घर के आकार के जैसा, गुंबद के आकार के जैसा, झोपड़ी के जैसा या कोई नहीं। तो इग्लू जो घर बनता है वो कैसा बनता है, गुंबद के आकार के जैसा बनता है। ठीक है, गुंबद के आकार के जैसा बनता है। अगला है, इग्लू क्या है, इग्लू क्या है, आया कहाँ, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, एमपी टेट 2018 में। सीमेंट और कंक्रीट से बना पक्का घर, मिट्टी से बना कच्चा घर, बर्फ से बना घर या सभी। ठीक है, तो इग्लू क्या है, तो बर्फ से बना घर है, उसी को इग्लू कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, इग्लू वाले घर में फर्श पर क्या बिछाए जाते हैं, इग्लू वाले घर में फर्श पर क्या बिछाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 और एमपी टेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इग्लू वाले घर में फर्श पर क्या बिछाया जाता है, मिट्टी, ईंटा, जानवरों की खाल एवं फर, सभी। ठीक है, तो इग्लू वाले घर में फर्श पर जो है जानवरों के खाल एवं फर बिछाया जाते हैं। क्यों बिछाया जाता है, क्योंकि वे गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट 2021 एमपी टेट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इग्लू के फर्श पर जानवरों के खाल एवं फर क्यों बिछाए जाते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए, सर्दी का एहसास दिलाने के लिए, गर्मी को बढ़ाने के लिए, कोई नहीं। ये कहाँ पूछा गया था, तो देखिए एच टेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो घर पर बिछाया जाता है फर, इसका क्या कारण है, तो गर्मी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ का घर है, इस पर जब जानवरों के खाल और फर बिछाए जाते हैं तो फर क्या करते हैं, उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं, तो गर्मी प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, अगला है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है, मोटी, पतली, ईंट वाली पतली, कोई नहीं, एमपी टेट 2014। ठीक है, तो गर्म वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की दीवारें जो होती है मोटी होती है, और ज़्यादा करके मिट्टी के जो घर बने रहते हैं वो देखिएगा तो 20-20 फीट का मोटा होता है। ठीक है, तो ये 20 इंची का मोटा दीवार भी होता है। ठीक है, उन घटक में क्या होता है, किसी भी आवास के अंदर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जैव और अजैव घटक आवास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आवास के घटक में क्या हो गया, तो आवास के अंदर जो भी चीज़ आप रखते हैं, जैसे आप आवास बनाए हैं तो वहाँ एक कुत्ता को भी रखे हुए हैं। ठीक है, वहाँ एक पलंग को भी रखे हुए हैं, वहाँ एक अलमीरा को भी रखे हुए हैं, एक किताब को भी रखे हुए हैं, कॉपी को भी रखे हुए हैं, कलम को, आपके ये आवास के अंदर है। तो आवास के अंदर जो भी चीज़ आप रखे हुए हैं वो आवास के घटक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, आवास के घटक माने जाते हैं। तो उसी आवास के घटक में 2 प्रकार के घटक होते हैं। ठीक है, तो किसी भी आवास के अंदर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं 2 प्रकार के घटक में, एक जैव घटक और एक अजैव घटक, ये दोनों आते हैं। ठीक है, और जैव और अजैव से एक प्रश्न हमेशा आ जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए, जैव घटक या जैव आवास ये क्या होता है। जैव घटक, जैव घटक के अंतर्गत सजीव, जिसमें जीव हो उसको रखा जाता है। अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए कि गाय है, रबड़ है, गेंद है, कुत्ता है, तो इसमें जैव कौन होगा, तो गाय जिंदा है। ठीक है, कुत्ता जिंदा है, जीव है इसमें, तो जिसमें जीव है, सजीव है, वो जैव घटक में रखिएगा। ठीक है, ये सभी भोजन के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं,
तो भोजन के आधार पर जैव घटक को 3 भागों में, ठीक है। तो जैव घटक समझ गए, जिसमें जीव होगा, और ये सभी एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। क्या करते हैं? खाद्य श्रृंखला बनता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उसके आधार पर, ये जुड़े रहने के आधार पर जैव घटक को जो है 3 भाग में बांटा गया है। इस जुड़े रहने के आधार पर जैव घटक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये भी तीनों भाग आपको देखना उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला होता है, देखिए, उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों को जब आप जान जाएंगे तो यहाँ से 1 नंबर आप एग्जाम में लेने में आपको सहूलियत होगा, ठीक है। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वे जैविक घटक होते हैं जो अपने लिए तथा अन्य जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी उत्पादक कहते हैं। सभी स्थलीय हरे पौधे के साथ साथ जलीय पौधे प्राथमिक उत्पाद होते हैं। प्राथमिक उत्पाद में वे सभी पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और वो भोजन उनको और दूसरे के भी काम आता है। तो अपना भोजन स्वयं कौन तैयार करते हैं? तो सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। बाकी दूसरा कोई भी अपना भोजन जो है स्वयं तैयार नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें हरे पेड़ पौधे में स्थलीय पौधे जो स्थल पर रहते हैं वो भी आ गए, और यहाँ पर आपका जलीय पौधे जो जल में उगते हैं वो भी। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, या इनको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। याद रखिएगा, 2 चीज़ है, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये उत्पादक हो गए। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, चाहे वो जल में रहते हो चाहे वो स्थल में रहते हो, ठीक है। ये सभी जो है उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। और प्राथमिक उत्पादक कहते हैं हरे पेड़ पौधे को। क्लियर? उपभोक्ता, यहाँ पर देखिए उत्पादक था, अब है उपभोक्ता। ये वे घटक हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता में देखिए यहाँ पर ये वे घटक हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जो किसी से लेते हैं। तो उपभोक्ता वे घटक हैं जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक कौन हुए? तो सभी हरे पेड़ पौधे ये प्राथमिक उत्पादक हो गए। तो घास हो गए, ये सभी हरे पेड़ पौधे, घास, पत्तियां, ये प्राथमिक उत्पादक हो गए। इस पर जो निर्भर करते हैं उनको कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। अब देखिए, उपभोक्ता भी यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। उपभोक्ता हो गए, उपभोक्ता कौन हो गए? जो हरे घास को खाते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। लेकिन उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता जिसको शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता जिसको मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता जो है मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो प्राथमिक उपभोक्ता को पढ़ लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को। ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन थे? सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं और अपने भोजन के लिए केवल हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आपको ऐसे जीव देखिएगा जो केवल हरा पेड़ पौधा को खाता है, तो उसको हम लोग हर्बेरियस या शाकाहारी भी कहते हैं। तो इन्हीं को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ये केवल हरे पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे भेड़ देखिएगा, बकरी, हिरन, गाय, चूहा, खरगोश, हाथी, ये सभी क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे या घास या टहनियाँ को खाते हैं, या धान हो गया या अन्य जितने भी हरे पेड़ पौधे हो गए, घास हो गए, सभी को खाते हैं। वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा इसमें कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो याद रखिएगा कि कौन खाली हरा घास या पेड़ के पौधे या पत्तियां को खाते हैं। जो शाकाहारी है उसको प्राथमिक उपभोक्ता में डालिएगा, प्योर शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता में डालिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है आगे? द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या मांस को खाते हैं, उससे द्वितीयक उपभोक्ता। यानी द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गए? मांसाहारी हो गए, क्योंकि वे प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाते थे? प्राथमिक उत्पादक को, हरे पेड़ पौधे को, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे को कौन खा रहे थे? गाय खा रही थी, या हाथी खा रहे थे,
या यहाँ पर आपका जो है हाथी खा रहे थे। फिर आपको जो आगे है यहाँ पे सभी जीव जो खा रहे थे वो यहाँ पर आपको प्राथमिक उपभोक्ता थे, ठीक है। हाथी हो गए, हिरन हो गए, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में थे। अब उनको जो खा जाएगा, उनको जो खा जाएगा, हाथी को जो खा जाए, हिरन को जो खा जाए, गाय को जो खा जाए, गिलहरी को जो खा जाए, ये प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएंगे उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो द्वितीयक उपभोक्ता में कैसे होगा, जैसे चूहे को बिल्ली के द्वारा खाया जाना, ठीक है। चूहा को कौन खा जाता है, बिल्ली, तो बिल्ली द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। हिरन को कौन खा जाता है, भेड़िया, तो भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और चूहा और हिरन ये प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है वो द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। यानी मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं और कुछ मांसाहारी नहीं भी आते हैं। जैसे कुछ मांसाहारी जो है तृतीयक उपभोक्ता में भी चले जाएंगे। तो भेड़िया, कुत्ते, बिल्ली ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। टेरिटरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को मारकर खाते हैं, उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को मारकर खाएगा उसको द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को मारकर खाया जाता है उसको तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। जैसे भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता को शेर के द्वारा खाया जाता है, शेर के द्वारा खाया जाता है तो उसको हम लोग शेर को यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता में कहेंगे। मेढक को सांप के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। मेढक जो है सांप के द्वारा निकल आ जाता है तो वो ये तृतीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। नोट में देखिए कुछ लिखा हुआ है, तृतीयक उपभोक्ता के जीव दोनों ही प्रकार के प्राणियों, शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी दोनों को ही खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये जो है शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता खा रहे हैं उसको भी खा सकते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो खा रहे हैं उसको भी खा सकते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए उपभोक्ता और उत्पादक और अपघटक, याद रखिएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यहाँ से प्रश्न बहुत बार निकल के आया है, नीचे आपको प्रश्न बन भी रहा है, ठीक है, बना हुआ है, उसको अभी बना करके ही जाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पर ईवीएस का तो अब कंप्लीट नोट्स हो गया है। आप 150 रुपये में कंप्लीट नोट्स और वीडियो ले सकते हैं, केवल ईवीएस का चाहते हैं तो। अब पूरे 1 से 5 की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 रुपये क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके इसमें लागू होता है। तो आप सभी देखिए एग्जाम में जैसे ही मिले नोट्स, आपको इससे बेटर और कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये आपको जेसीईआरटी जय के किताब का पूरा हूबहू, उसके साथ सारे राज्यों के क्वेश्चन बैंक को मिला करके बनाया गया है, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट है, आप उसको भी यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में जाने से 1-2 दिन समय बचता है तो भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखना आपके लिए, अगर आप बहुत बड़े ग्रंथ को भी लेकर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से अगर 1-2 क्वेश्चन बड़े भिड़ता होगा, एग्जाम में आता होगा, तो यहाँ से मैं आपको दवा देता हूँ कि 20 प्रश्न आपको जरूर भिड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी लेकर के जरूर जाइएगा। चलिए अपघटक क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता घटकों को मरने पर या नष्ट हो जाने पर निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक मृत शरीर को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थ को सड़ा गलाकर पुनः सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, उसको हम लोग अपघटक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, ठीक है। तो अपघटक में मृत जीव जंतु, पेड़ पौधे के जो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादक जितने भी थे, वो सब जब मर जाते हैं तो उनके शरीर से जो अपघटित करके यहाँ पर बैक्टीरिया, कवक इत्यादि जो है सरल अकार्बनिक पदार्थ बदलते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। क्लियर। चलिए तो जैव घटक में कौन आएगा, अब आप बताइएगा जैव घटक में कौन आएगा। तो जैव घटक में सभी हरे पौधे, सभी सजीव जंतु, ये सभी जो है आपको किस में आएंगे, तो जैव घटक में आएंगे, ठीक है। अब अजैव घटक में भी चुनेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो जैक एग्जाम ले रहा है उसमें एक चुनने के लिए दे देता है कि पत्थर किस घटक के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। सूरज का प्रकाश किस घटक के अंतर्गत जाएगा, हिरन किस घटक के अंतर्गत जाएगा, ये सारा चीज़ आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है इसलिए आपको इसको बना करके भी रखना है, ठीक है। याद कर लेना है, समझ लेना है, देखिए रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए अजैव घटक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। याद रखिए अजैव घटक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं,
पहला एक होता है अकार्बनिक तत्व, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यानी अकार्बनिक तत्व इसमें शामिल हो जाएंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, ये सभी होंगे ऑक्सीजन। अब देखिए अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये भी जो है अजैव घटक है। जलवायु में आ जाइए, जल, प्रकाश, तापक्रम, सूर्य का प्रकाश, ये सभी अजैव घटक है। तो इसको समझ लीजिए कि जैव घटक में हरा भरा पेड़ पौधा और यहाँ पर सजीव जीव जंतु आ गए, ठीक है, या पशु पक्षी सब आ गए उसमें। अजैव घटक में मृत चीज हो गए ना, यहाँ पर जैसे अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु या विभिन्न प्रकार की निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, अलमीरा भी इसी में चला जाएगा, बेड भी इसी में चला जाएगा ना, कुर्सी टेबल सब इसी में चला जाएगा अजैव में, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लेकर के आए हैं, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 86 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले 1 से 85 तक आपको जो पार्ट 1 से लेकर के 6 तक का जो PDF है उसमें दिया हुआ था, ठीक है। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसके बाद जो है आपको पूरा आवास का PDF, एक पूरा आवास का कंप्लीट नोट्स एक PDF में मिल जाएगा, एक ही PDF में। आप पार्ट बाई पार्ट अभी पढ़ लिए 7 तक, अब 7 जो PDF था वो एक PDF में आपको मिलेगा, और उसका एक कंप्लीट क्लास भी आपको मिलेगा, जहाँ से आवास आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सारा कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो है आवास का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है, जैव घटक में शामिल है, जैव घटक में शामिल है पंजाब टेट 2016, हरियाणा टेट 2014 और MP टेट 2021 का प्रश्न है, ठीक है। जैव घटक में शामिल है हरा सागवान का पौधा, गाय, बैल, सभी, ठीक है। तो देखिए सभी हरे पौधे, सभी सजीव जीव जंतु या सभी पशु पक्षी जितने भी आ गए सभी जैव घटक में आते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव घटक में शामिल हैं हरा नीम का पौधा, बकरी, कुत्ता, सभी हरे पेड़ पौधे, यहाँ पर जीवित जो है पशु हैं, तो राइट आंसर इसका सभी होगा। UP टेट 2013 और बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, जैव घटक के अंतर्गत आते हैं हरा तुलसी का पौधा, घोड़ा, भेड़िया या सभी, ठीक है। तो हरा पेड़ पौधा आता है, सजीव जीव जंतु आते हैं, यानी राइट आंसर सभी होगा। UP टेट 2012 उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सजीव पौधा किस घटक के अंतर्गत आते हैं? CG टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। जैव घटक, अजैव घटक, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो सजीव पौधा किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जैव घटक, ठीक है। किस में हो जाएगा? जैव घटक में हो जाएगा। राइट आंसर जैव घटक होगा जिसमें सजीव पौधे हैं। अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, अब बताना है आपको कि इसमें कौन अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। सूरज का प्रकाश, जल, वायु, सभी। तो सभी निर्जीव वस्तुएं, तो सूरज का प्रकाश, जल, वायु, सभी, ये सभी जो है इसमें जीव नहीं है, इसलिए ये सभी आपका अजैव घटक में चला जाएगा। अभी आकलन परीक्षा 2024 में भी आया था, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में, और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अजैव घटक में शामिल हैं, अजैव घटक में शामिल हैं नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी। तो अजैव घटक में नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सभी चीज़ आएंगे, जिसमें हरे पेड़ पौधा, जीव जंतु को छोड़कर, पशु पक्षी को छोड़कर सजीव सब कुछ आएगा। आकलन परीक्षा और हरियाणा टेट 2016 दोनों बार देखिए, अभी जैक इसमें जैव और अजैव के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। तो जैक ही इसका भी एग्जाम लेगी, इसलिए जैव अजैव आपको आएगा एग्जाम में। अजैव घटक में नहीं है, कौन अजैव घटक में नहीं आता है? पंजाब टेट 2012 और हरियाणा टेट 2016, ठीक है। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो अजैव घटक में कौन नहीं है? सूर्य का प्रकाश, वसा, गाय, भेड़, बकरी या नाइट्रोजन, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश तो ये अजैव घटक है, वसा ये अजैव घटक है, नाइट्रोजन ये अजैव घटक है, लेकिन गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये जीव है और ये सजीव है। तो सजीव है तो जैव घटक में, तो कौन नहीं है पूछा था, तो आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा,
जल को किस घटक में रखा गया है? जल को किस घटक में रखा गया है? जैव घटक, अजैव घटक, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, जल को किस घटक में रखा गया है? जैव घटक, अजैव घटक या दोनों। ठीक, तो जल क्या है? निर्जीव है, इसलिए इसको अजैव घटक में रखा गया है। छत्तीसगढ़ टेट 2016 और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का आया हुआ प्रश्न है। अगला है उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं पालक का साग, हरा घास, बैर का पेड़, सभी। तो उत्पादक में कौन आते हैं? आपको अभी इसके पहले यहाँ पर थ्योरी क्लास करवा दिया गया। तो उत्पादक में आते हैं सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पालक अपना भोजन स्वयं बनाता है, हरा घास स्वयं, बैर का पेड़ स्वयं, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 94 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है, बताया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता में वे सभी जीव आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक को, यानी हरे घास या हरे पत्तियां को केवल खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। तो गाय है, हिरन है, खरगोश है, ये सभी हरे घास या हरी पत्तियां खाती है, इसलिए राइट आंसर का डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, ये पंजाब टेट 2013 और हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है भेड़, हाथी, चूहा या सभी। ठीक है, तो भेड़ यहाँ पर क्या करती है? हरा घास, हाथी भी हरा पेड़ पौधा की पत्तियाँ, चूहा भी वही, यानी राइट आंसर सभी होगा। तो जो सजीव वाले जो यहाँ पे क्या होते हैं? हरे घास हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल होते हैं। पंजाब टेट 2016 और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं बिल्ली, भेड़िया, कुत्ता, सभी। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो हरे पेड़ पौधे साग सब्जी यानी शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी में हिरन, हाँ, यहाँ पर खरगोश, यहाँ पर आगे आपका हाथी, गाय, ये सभी थे। तो अब द्वितीय उपभोक्ता में जो उन लोग को खाएगा, यानी जो हिरन को खा रहा होगा, जो हाथी को खा रहा होगा, जो गाय को खा रहा होगा, जो बत्तख को खा रहा होगा। ठीक है, ये सभी हरे वाले जितने चीज़ हैं उसको। तब बिल्ली खाती है चूहा को, भेड़िया भी खा जाती है, कुत्ता भी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ये सभी द्वितीय उपभोक्ता में शामिल हैं। तृतीयक उपभोक्ता में शामिल हैं बाघ, गाय, हिरन, सभी। बाघ जो है देखिए, जो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता भी खा जाता है और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खा जाता है, इसलिए तो तृतीय उपभोक्ता है। गाय केवल गाय प्राथमिक उपभोक्ता है, हरे प्राथमिक उत्पादक को खाता है, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो सभी। तो तृतीय उपभोक्ता में शामिल कौन है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आपको बाघ हो जाएगा। ठीक है, कब आया था? तो सीजी टेट 2012, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 और हरियाणा टेट, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है, तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है सांप, भेड़, खरगोश, चूहा। यूपी टेट 2016 और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। ठीक है, सांप देखिए तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है, भेड़ हरे घास पत्तियों को खाती है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता, चूहा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी तृतीय उपभोक्ता में आपका सांप चला जाएगा। ठीक है, अजैव घटक नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन अजैव घटक नहीं है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, चूहा, बिल्ली, हरा घास या सभी। ठीक, तो देखिए चूहा जीव है, इसलिए यह जैव घटक है। ठीक है, ये जैव घटक है। बिल्ली ये जैव घटक है। ठीक है, ये हरा घास ये जैव घटक है, यानी इसमें ये राइट आंसर सभी, यानी सभी जो है अजैव घटक नहीं है, सभी जो है जैव घटक है। ठीक है, तो देखिए 100 प्रश्न यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया आपका।